हेलो बच्चों, हम लोग शीर्षक से आय जो पढ़ रहे थे उसमें से मुख्य शीर्षक पढ़ चुके हैं, जैसे कि वेतन से और मकान संपत्ति से आय और व्यापार या पैसे से आय। अब हम दो शीर्षक हमारे पास बचे हुए हैं, जो है पूंजी लाभ की मदें और यह पूंजी शीर्षक। नेक्स्ट क्या है? अन्य से आय, अन्य शीर्षकों से आय यानी अन्य चीज़ों से आय। ठीक है, हम लोग पूंजी लाभ की से स्टार्ट करने से पहले ह्रास देख लेते हैं कि ह्रास होता क्या है और किस तरह से लगाया जाता है और किन चीज़ों पर कितने प्रतिशत ह्रास लगाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ह्रास, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्रास। ह्रास क्या है? ह्रास क्या है? ह्रास, ह्रास से तात्पर्य, ह्रास से तात्पर्य ह्रास से तात्पर्य संपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट क्या है? संपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट। संपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट या घिसावट भी कहते हैं, गिरावट से है। जब किसी भी संपत्ति के मूल्य में कमी आती है क्या कहलाता है? ह्रास। जो संपत्तियों का प्रयोग करने से या समय व्यतीत होने से या दोनों कारण से उत्पन्न होती है या दोनों कारणों से उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? ह्रास कहलाती है। ठीक है, कोई भी ऐसी संपत्ति या कोई भी ऐसी वस्तु जिस पर लगातार यूज होने से उसके मूल्य में जो गिरावट आती है क्या कहलाता है? ह्रास कहलाता है। या फिर समय धीरे धीरे बीतता है और वो जैसे जैसे चीज़ पुरानी होती है, वो चाहे यूज हो या फिर ना हो, इसके कारण भी अगर उसके मूल्य में कमी आती है तो क्या कहलाता है? ह्रास कहलाता है। ह्रास के लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए कि ह्रास कब कब होगा, ह्रास क्या क्या हो सकता है, कब ह्रास होगा कब नहीं होगा। शर्तें, पहली शर्त क्या है? करदाता संपत्ति का स्वामी होगा तभी ह्रास माना जाएगा। जो ह्रास की गणना करते हैं हम लोग, उसमें पहली शर्त क्या है? करदाता जो हो संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। करदाता संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। स्वामी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो करदाता होता है क्या होना चाहिए? जो भी संपत्ति है उसका स्वामी हो। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? संपत्ति गत वर्ष व्यवसाय में या पैसे में प्रयुक्त होनी चाहिए। गत वर्ष या इसके पिछले किसी भी वर्ष अगर उपयोग हो रही है तो क्या कहलाएगा? ह्रास। संपत्ति गत वर्ष व्यवसाय में
व्यवसाय में या पेशे में प्रयुक्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो संपत्ति है उसका गत वर्ष में व्यवसाय में उपयोग हो तभी तो ह्रास होगा, अन्यथा ह्रास नहीं होगा। अगर वस्तु इसी वर्ष आई तो इस वर्ष ह्रास पॉसिबल नहीं है। अगर समय व्यतीत होगा या फिर उस संपत्ति का प्रयोग किया जाएगा, दो ही कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान में काम आने वाली संपत्तियों के संबंध में धारा 35 के अनुसार धारा 35 के अनुसार 100% छूट प्राप्त की जाती है। 100% छूट प्राप्त की जाती है। अतः कोई संपत्ति बाद के वर्षों में प्रयोग की जाती है तो इसकी लागत शून्य मानी जाएगी। क्या है? करदाता अगर संपत्ति का स्वामी होना चाहिए तभी ह्रास का जो आयकर अधिनियम का रूल है तभी लागू होगा। दूसरा क्या है? संपत्ति जो है गत वर्ष में परचेज की जानी चाहिए या गत वर्ष में प्रयोग की जानी चाहिए व्यवसाय में। तीसरा क्या है? अनुसंधान में जो काम आने वाली संपत्तियां होती है वो आयकर अधिनियम 1961 के धारा 35 के अनुसार 100% इसमें छूट दी जाती है कि इस पर ह्रास के अनुसार कोई भी कर वगैरह नहीं लगाया जाता है। और अगर कोई भी उस संपत्ति का बाद में प्रयोग करता है तो उसकी लागत क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ये शायद पिछली बार के पेपर में पूछा भी गया था। नेक्स्ट चौथा क्या है? चौथा है ह्रास प्रत्येक संपत्ति पर ह्रास जो है प्रत्येक संपत्ति पर अलग अलग ना लगकर या ना लगाकर संपत्तियों के समूह पर लगेगा। संपत्तियों के समूह पर लगेगा। संपत्तियों के समूह पर लगेगा। अब संपत्तियों का समूह क्या होता है? संपत्तियों के समूह से आशय संपत्तियों के समूह
से आशय, संपत्तियों के समूह से आशय सभी संपत्तियों का मूल्य होता है। क्या होता है? मूल्य होता है, जिस पर ह्रास की दर समान होती है। जिस पर ह्रास की दर समान होती है। जैसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या फिर मशीनरी वगैरह, कोई भी मशीनरी है, सभी समूह पर पूरा समूह ही मशीनरी, कोई भी मशीनरी छोटी हो बड़ी हो, कोई भी मशीनरी अगर हम खरीदते हैं उस पर किस प्रकार लगेगा? एक ही लगाया जाएगा, एक ही प्रकार का, यानी कि 15% अगर लग रहा है ह्रास का तो 15% सभी मशीनरी पर लगाया जाएगा। अगर मोटर कार पर लगाया जा रहा है तो 15% सभी मोटर कार पर लगाया जाएगा। अमूर्त संपत्तियों पर 25%, तो चाहे वो गुडविल हो या फिर और कोई भी अमूर्त संपत्ति हो, उन सभी पर भी इसी रेट से कर लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास के लिए क्रमागत ह्रास शेष विधि ही मान्य है। क्या क्या है शर्तें? क्या, जब आयकर निकालते हैं उस पर ह्रास का कैलकुलेशन जब करते हैं तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ह्रास की गणना की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये डिसाइड होता है। तो इसकी शर्तें क्या है? पहली शर्त है करदाता संपत्ति जो है करदाता के नाम होनी चाहिए, यानी एक स्वामी होना चाहिए करदाता। दूसरा, संपत्ति जो है गत वर्ष में व्यवसाय में प्रयुक्त होनी चाहिए। तीसरा क्या है? कोई भी अनुसंधान में अगर काम आने वाली संपत्ति है तो धारा 35 के तहत 100% छूट में शामिल हो जाएगी, और अगर कोई बाद में उसका प्रयोग करता है तो उसकी लागत क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और नेक्स्ट क्या है कि अलग अलग जो संपत्तियां होती हैं, अलग अलग समूह की अगर हैं तो उन पर समूह के आधार पर ह्रास लगाया जाता है। संपत्तियों का समूह से ऐसे क्या होता है? संपत्तियों के मूल्य से होता है, यानी कि अगर एक ही मूल्य की वस्तुएं हैं तो उन पर, या फिर एक ही टाइप की वस्तुएं हैं उन पर एक ही दर लगाया जाएगा। जैसे कोई भी मशीनरी आइटम है, सभी मशीनरी आइटम पर 10-15% के आसपास लगाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? आयकर अधिनियम जो है कहता है कि अगर मूल्यह्रास की गणना करना है तो उसमें क्रमागत ह्रास शेष विधि का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब ह्रास की दरें देख लेते हैं। कुछ चीज़ों में ह्रास की दरें कैलकुलेट की जाती हैं, तो कौन कौन सी दरें किन किन वस्तुओं पर कितनी लागू होती है। ह्रास की दरें पहला है रिहायशी। पहला क्या है? भवन 2 प्रकार के होते हैं, या तो रहने के लिए हो या व्यवसाय व्यापार करने के लिए हो, यानी कि रिहायशी हो। अगर रिहायशी है तो उस पर आय कर में ह्रास कितना कैलकुलेट किया जाता है? 5%। और अगर कोई गैर रिहायशी है या रिहायशी के अतिरिक्त है, यानी कि स्वयं के रहने के अतिरिक्त, या जहाँ
नहीं रह सकते, व्यवसाय वगैरह जहाँ हो सकते हैं। तो रिहायशी के अतिरिक्त, रिहायशी के अतिरिक्त, रिहायशी के अतिरिक्त इस पर कितने प्रतिशत लगेगा? इस पर 10% हास लगाया जाएगा। इसके बाद क्या है? फर्नीचर। क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर पर 10% हास लगाया जाता है। मशीनरी एवं प्लांट, मशीनरी एवं प्लांट, मशीनरी एवं प्लांट पर 15% लगाया जाता है। मोटर कार, मोटर कार, मोटर कार पर भी 15% हास लगाया जाता है। पुस्तकों पर यानी किताबों पर, पुस्तकों पर, पुस्तकों पर ह्रास जो होता है 40% कैलकुलेट किया जाता है। कंप्यूटर भी कंप्यूटर पर भी 40%। अगर कोई जहाज वगैरह है, जहाज, उस पर 20% प्रतिवर्ष हास की गणना की जाती है। और अमूर्त संपत्तियाँ, क्या है? अमूर्त संपत्तियाँ। अमूर्त अगर कोई संपत्ति है उस पर कितने प्रतिशत? 25% ह्रास कैलकुलेट किया जाता है। क्या क्या है? भवन पर 5% ह्रास, रिहायशी में 5% और गैर रिहायशी में यानी रिहायशी के अतिरिक्त पर 10%, फर्नीचर पर 10%, मशीनरी एवं प्लांट पर 15%, मोटर कार पर 15%, पुस्तकों पर 40%, कंप्यूटर पर 40%, जहाज पर 20% और अमूर्त संपत्तियों पर 25% हास मान्य है आयकर अधिनियम के अनुसार। अब हम लोग नेक्स्ट क्या बात करेंगे? जो हम लोग दर बात कर रहे थे, तो आयकर की जो शीर्षक थे उसमें से नेक्स्ट है पूंजी लाभ। क्या है? पूंजी लाभ। क्या है? पूंजी लाभ। पूंजी लाभ। पूंजी लाभ। क्या है? पूंजी लाभ। ये आयकर में कहाँ है? पूंजी लाभ। आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम की धारा 45(1) के अनुसार किन किन चीज़ों को पूंजी लाभ में ऐड किया जाएगा? क्या क्या है ये हम देखेंगे। किसमें है? धारा 45 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 45 के अनुसार पूंजी लाभ क्या क्या है? पूंजी लाभ, पूंजी लाभ, पूंजी लाभ पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण या पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय को कहा जाता है। आय को कहा जाता है। गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण,
से होने वाले लाभ से होने वाले लाभ इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य हैं। क्या है? आयकर अधिनियम की धारा 45(1) के अनुसार पूंजी लाभ पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से जो होने वाली आय है उसमें गत वर्ष में किसी पूंजी की अगर संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है या फिर जैसे कोई भी ज़मीन बिक्री की गई या फिर किसी बिल्डिंग को हस्तांतरित किया गया दूसरे के नाम, उससे जो इनकम होती है उसे या फिर किसी की पूंजी दिया गया है, कहीं हम शेयर मार्केट में पैसा लगाए हैं वहाँ से हमें लाभ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आएंगी। इस शीर्षक के अंदर आएंगी कह सकते हैं या फिर इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य मानी जाएंगी। पूंजी लाभ की मदें। क्या है? पूंजी लाभ। इसमें पूंजी लाभ की मदें क्या है? पूंजी लाभ की मदें। पूंजी लाभ की मदें। पूंजी लाभ की मदें। पूंजी संपत्ति मूर्त या अमूर्त चल या अचल व्यापारिक या गैर व्यापारिक सभी प्रकार की संपत्ति कहलाती है। गैर व्यापारिक सभी प्रकार की संपत्ति कहलाती है। क्या है? पूंजी लाभ की मदों में क्या क्या शामिल है? या तो कोई मूर्त संपत्ति हो या फिर अमूर्त संपत्ति हो, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो या व्यापारिक कोई भी संपत्ति हो या फिर गैर व्यापारिक संपत्ति हो, सभी प्रकार की जो संपत्तियां हैं उनके हस्तांतरण से अगर कोई भी पूंजी लाभ होता है तो पूंजी लाभ की मदों में सम्मिलित की जाएगी। इसके कुछ अपवाद हैं जो हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से पूंजी में सम्मिलित नहीं की जाएंगी, पूंजी संपत्ति में नहीं आएंगी। निम्नलिखित संपत्तियां निम्नलिखित संपत्तियां पूंजी संपत्ति में नहीं है। पूंजी संपत्ति नहीं है। कौन कौन सी संपत्तियां हैं जो पूंजी संपत्ति नहीं है? पहला है कोई भी व्यापार का स्टॉक। क्या है? व्यापार का स्टॉक। सेकंड, दूसरा क्या है? व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं। उपयोग की वस्तुएं
इनका भी व्यवसाय के साथ संबंध नहीं होता। इसके अंतर्गत कीमती धातुएं जैसे सोना, चांदी, आभूषण एवं कलात्मक वस्तुओं के अतिरिक्त इनको, अगर कोई भी आभूषण हैं या फिर कीमती वस्तुएं हैं, उनको शामिल किया जा सकता है, लेकिन केवल जो अगर व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। आभूषण एवं कलात्मक वस्तुओं के अतिरिक्त वस्तुओं के अतिरिक्त थर्ड क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित भूमि, अगर कोई भी भूमि है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, वो भी पूंजी संपत्ति का जो शीर्षक है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्या है? 6.5% स्वर्ण बॉन्ड यानी कि गोल्ड बॉन्ड कह सकते हैं, या फिर विशेष धारक बॉन्ड जो हैं इत्यादि किसमें नहीं आएंगे? पूंजी संपत्ति में शामिल नहीं किए जाएंगे। क्या है? आयकर अधिनियम पूंजी संपत्ति किसे मानती है? अगर कोई पूंजी लाभ है, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से कोई इनकम हो रही है, गत वर्ष में पूंजी के हस्तांतरण से होने वाला कोई भी लाभ है, तो किसके अंतर्गत आएगा? पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य माना जाएगा। और पूंजी लाभ के अंतर्गत क्या क्या है? पूंजी लाभ के अंतर्गत कोई भी संपत्ति हो, चाहे मूर्त हो, अमूर्त हो, या चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, व्यापारिक संपत्ति हो, गैर व्यापारिक संपत्ति हो, सभी प्रकार की संपत्तियों को पूंजी लाभ के हस्तांतरण में माना जाएगा कि अगर इसके हस्तांतरण से कोई लाभ होता है तो पूंजी लाभ कहलाएगा। इसके कुछ अपवाद हैं। क्या है? कुछ जो कि पूंजी संपत्ति दिखेंगे तो पूंजी संपत्ति की तरह, पर वो पूंजी संपत्ति नहीं माने जाएंगे। क्या है? व्यापार का स्टॉक, अगर कोई भी व्यापार है उसका स्टॉक क्या माना जाएगा? पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा। या फिर दूसरा क्या है? कोई व्यक्तिगत उपयोग की अगर वस्तुएं हैं उसे भी पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई भूमि है, शहरों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई भूमि है वो भी नहीं मानी जाएगी पूंजी संपत्ति। अगर कोई गोल्ड बॉन्ड आप खरीद लिए हैं या फिर कोई विशेष धारक बॉन्ड आपके पास है, वो भी इसमें शामिल नहीं होगी। जो व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं हैं उसमें कीमती अगर धातुएं हैं, आभूषण हैं या फिर कलात्मक वस्तुएं हैं, उन्हें शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं जो है पूंजी लाभ की मदों में शामिल नहीं किया जाएगा। अब हस्तांतरण की बात की है कि किसी वस्तु का हस्तांतरण है या संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय है। ठीक, तो हस्तांतरण होता क्या है? क्या है हस्तांतरण? क्या है हस्तांतरण? क्या है हस्तांतरण? पूंजी संपत्ति का विक्रय, पूंजी संपत्ति का विक्रय, संपत्ति का विक्रय, पूंजी संपत्ति का विक्रय, विनिमय क्या? पूंजी संपत्ति का विक्रय या विनिमय या त्याग या अनिवार्य अधिग्रहण अधिग्रहण, व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तन,
व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन, परिवर्तन आदि व्यवहारों, आदि व्यवहारों को हस्तांतरण माना जाता है। व्यवहारों को हस्तांतरण माना जाता है, माना जाता है। किसे किसे कोई पूंजी संपत्ति का अगर बेच दिए वो क्या कहलाएगा? हस्तांतरण। या फिर उसका विनिमय कर दिए वो भी हस्तांतरण माना जाएगा। या फिर त्याग कर दिए या कि छोड़ दिए वो भी क्या कहलाएगा? हस्तांतरण कहलाएगा। और कोई भी अनिवार्य अधिग्रहण कोई कर लेता है वो भी क्या कहलाएगा? हस्तांतरण कहलाएगा। या फिर व्यापारिक स्टॉक में अगर कोई परिवर्तन होता है ये सब क्या कहलाएंगे? हस्तांतरण माने जाते हैं। और हस्तांतरण माने कौन से नहीं जाएंगे? परंतु जो भेंट होती है, परंतु भेंट, भेंट, वसीयतनामा, वसीयतनामा, अखंडनीय ट्रस्ट, अखंडनीय ट्रस्ट, अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत एचयूएफ के विभाजन, एचयूएफ के विभाजन पर होने वाले हस्तांतरण को हस्तांतरण नहीं माना जाएगा, को हस्तांतरण नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। हस्तांतरण किसे किसे माना जाएगा? अगर किसी संपत्ति की बिक्री कर देते हैं या फिर विनिमय कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, अनिवार्य अधिग्रहण पर या फिर व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा? हस्तांतरण कहलाएगा। परंतु अगर कोई भेंट है, वसीयतनामा है या फिर अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत एचयूएफ के विभाजन से कोई हस्तांतरण होता है तो क्या हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब पूंजी संपत्तियों के प्रकार। पूंजी संपत्तियां देखा जाए तो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्पकालीन, फिर उसके आय की गणना करेंगे कि किस किस तरह की आय को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे दीर्घकालीन। तो पूंजी संपत्तियों का प्रकार। पूंजी संपत्तियों के प्रकार पूंजी संपत्तियों के प्रकार। पहला है अल्पकालीन पूंजी संपत्ति। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति क्या है? पहला अल्पकालीन पूंजी संपत्ति। पूंजी संपत्तियों के प्रकार में से पहला प्रकार है अल्पकालीन पूंजी संपत्ति। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति होती क्या है? अल्पकालीन पूंजी संपत्ति से आशय अल्पकालीन पूंजी संपत्ति से आशय पूंजी संपत्ति से आशय अल्पकालीन पूंजी संपत्ति से आशय उस संपत्ति से है, उस संपत्ति से है जो करदाता के पास करदाता के
पास 36 माह से अधिक ना रही हो। कितना? 36 माह से अधिक ना रही हो, से अधिक ना रही हो, क्या कहलाएगी? अल्पकालीन पूंजी संपत्ति। ऐसी संपत्ति जो अल्पकालीन पूंजी कब कहलाएगी? जब वो किसी भी करदाता के पास हो 36 माह से अधिक ना रही हो। इसके अलावा कोई भी हास योग संपत्ति जो होती है, क्या है? हास योग संपत्ति। ह्रास योग्य संपत्ति, जो हास योग संपत्ति होती है वो सदैव अल्पकालिक होती है, यानी कि सदैव अल्पकालीन होती है। सदैव अल्पकालीन संपत्ति होती है। अल्पकालीन संपत्ति होती है। इसमें से कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जो 36 माह के स्थान पर 12 माह रहेंगी तो ही वो अल्पकालीन मानी जाएंगी। अगर उससे अधिक रहती हैं तो वो दीर्घकालीन हो जाएंगी। कौन कौन सी हैं? सूचित प्रतिभूतियां। सूचित प्रतिभूतियां सूचित प्रतिभूतियां अंश आदि 36 माह के 36 मंथ 36 माह के स्थान पर 12 माह तक होना चाहिए। अगर 12 माह से अधिक होता है तो ये जो प्रतिभूतियां हैं, अंश हैं, क्या हो जाएंगी? दीर्घकालीन हो जाएंगी। और जो अनुसूचित अंश है, सूचित अंश तो ठीक है, जो अनुसूचित, क्या है? अनुसूचित अंश हैं, ये क्या होते हैं? इनको कितना? 36 माह के स्थान पर 36 माह के स्थान पर 24 माह अगर करदाता के पास है तो क्या कहलाएगी? अल्पकालीन संपत्तियां। ठीक है, 24 माह तक होना चाहिए। अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां क्या है? अगर कोई भी पूंजी करदाता के पास 36 माह तक होती है तो क्या कहलाएगी? अल्पकालीन पूंजी संपत्ति। लेकिन जो हास योग्य संपत्तियां होती हैं वो सदैव अल्पकालीन होती हैं, यानी अल्पकालिक संपत्तियां होती हैं। किंतु सूचित प्रतिभूतियां अंश जो है ये क्या होते हैं? 36 माह से कम होते हैं। 36 माह के स्थान पर इन्हें केवल 12 माह, अगर 12 माह तक करदाता के पास है तो क्या कहलाएगी? अल्पकालीन। अगर 12 माह से अधिक होती है तो ये दीर्घकालीन हो जाएगी। अनुसूचित अंश, इसे 36 माह के स्थान पर 24 माह तक करदाता के पास रहना होगा। अगर 24 माह तक करदाता के पास है तो ये क्या कहलाएगी? अल्पकालीन। इससे अधिक होता है तो ये क्या हो जाएगी? दीर्घकालीन। ठीक है, अब अल्पकालीन पूंजी लाभ की गणना किस प्रकार हम लोग करते हैं? अल्पकालीन पूंजी लाभ या हानि। अल्पकालीन पूंजी लाभ या हानि कब कहलाएगी? अल्पकालीन पूंजी लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ या हानि। अल्पकालीन पूंजी लाभ या हानि। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण। अल्पकालीन
अल्पकालीन, ये अल्पकालीन संपत्तियां ऊपर पता चल चुकी है कौन कौन सी संपत्तियां कब तक अल्पकालीन मानी जाएगी। तो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजी लाभ, क्या कहलाएगा? अल्पकालीन पूंजी लाभ। अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण से अगर कोई लाभ उत्पन्न होता है तो क्या कहलाएगा? अल्पकालीन पूंजी लाभ। अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाता है। पूंजी लाभ कहलाता है। इसकी गणना कैसे करते हैं? इसकी गणना करने के लिए इसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं? पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स कंसिडरेशन ऑफ असेट। क्या आएगा पहले? सेल्स कंसिडरेशन ऑफ असेट्स, यानी कि हम किसी वस्तु को कितने में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कितने में बेच रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, कितने में सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर इसमें कुछ चीज़ें लेस कर दी जाएंगी, यानी कि घटा दी जाएंगी। क्या क्या घटाया जाएगा? परचेज प्राइस ऑफ असेट। क्या घटाया जाएगा? परचेज प्राइस ऑफ असेट जो संपत्ति है उसकी परचेज प्राइस को घटा दिया जाएगा। इम्प्रूवमेंट एक्सपेंसेस, इम्प्रूवमेंट, उस वस्तु को इम्प्रूवमेंट में अगर कोई खर्चा आया है, इम्प्रूवमेंट एक्सपेंसेस ऑफ असेट, अगर उस संपत्ति के इम्प्रूवमेंट में कोई खर्चा किया गया है उसे भी घटा दिया जाएगा। या फिर ट्रांसफ़र एक्सपेंस, या फिर उसको ट्रांसफ़र करने में अगर एक्सपेंस हुआ है उसे भी घटा दिया जाएगा। और इसमें से क्या घटाया जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस, इसको भी घटा दिया जाएगा। फिर कुछ डिडक्शन है, उन डिडक्शन को घटाया जाएगा। फिर लेस क्या किया जाएगा? डिडक्शन। कौन कौन सी डिडक्शन है? अंडर सेक्शन 54B को घटा दिया जाएगा। 54 को घटा दिया जाएगा। फिर 54D को घटा दिया जाएगा। 54D को घटा दिया जाएगा। 54G को घटा दिया जाएगा। 54G को घटा दिया जाएगा। 54GA, 54GA। ये आप सोच रहे होंगे 54B क्या है, 54D क्या है, 54G क्या है। इसे हम लोग आगे देखेंगे कि है क्या क्या। 54B क्या है, 54G क्या है, ये हम लोग आगे देखते हैं। GA और 54GB, इन सभी को घटा दिया जाएगा। इनको घटाने के पश्चात हमारे पास क्या मिल जाएगा? टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या मिल जाएगा? टैक्सेबल
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस। हमारे पास क्या मिल जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्या क्या सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी हम सेल करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी होगा उससे जो हमें पैसा प्राप्त होगा उसे लिख देंगे। फिर उसमें क्या क्या घटा जाएगा? जो परचेज किए थे असिस्ट को, उसमें कितना पैसे खरीदे थे, फिर उसको इम्प्रूवमेंट में कितना खर्च किए थे, फिर ट्रांसफ़र करने में कितना खर्च हुआ, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कुछ लॉस हुआ है तो उसको घटा देंगे। इसके अलावा अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 54B, 54D, 54D, 54G, 54GA, 54GB, इन सभी को घटाने के पश्चात हमारे पास अल्पकालिक पूंजी लाभ या हानि मिल जाएगी, जो कि टैक्सेबल होगी, यानी कि टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग इसमें देख लेते हैं अब कि दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म। इससे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है जो अल्पकालीन पूंजी होती है। क्या होता है? अल्पकालीन पूंजी की हानि। जो भी अल्पकालीन पूंजी की हानि होती है उसे पूंजी हानि से पूरा किया जा सकता है, यानी कि चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, दोनों से पूरा किया जा सकता है। लेकिन दीर्घकालीन में ऐसा नहीं होता है। दीर्घकालीन में केवल दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों से जो लाभ होगा उसी से उसकी पूर्ति की जा सकती है। क्या है? अल्पकालीन पूंजी की हानि की पूर्ति पूंजी लाभ। किससे? पूंजी लाभ से की जा सकती है। पूंजी लाभ से की जा सकती है। क्या है? अल्पकालीन पूंजी की हानि जो होती है उसकी पूर्ति कहाँ से की जा सकती है? पूंजी लाभ में क्या क्या आता है? पूंजी लाभ में दीर्घकालीन और अल्पकालीन। पूंजी लाभ यानी अल्पकालीन प्लस दीर्घकालीन। किसी भी पूंजी लाभ से इसकी पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। दीर्घकालीन, पहला टाइप क्या था? अल्पकालीन, दूसरा है दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। क्या है? दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति क्या होती हैं? ऐसी संपत्तियां जो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति नहीं है। क्या है? अल्पकालीन पूंजी संपत्ति नहीं है। ऐसी संपत्तियां जो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति नहीं है क्या कहलाएंगी? दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां कहलाएंगी। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न
उत्पन्न पूंजी लाभ, पूंजी लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाते हैं। दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहलाते हैं। पूंजी लाभ कहलाते हैं। क्या है? कोई भी ऐसी संपत्ति जो ऐसा लाभ जो दीर्घकालीन पूंजी के हस्तांतरण से उत्पन्न हुआ हो, क्या कहलाएगा? दीर्घकालीन पूंजी लाभ। इसकी भी गणना किस तरह से हम लोग करेंगे, ये देखेंगे कि हम दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति की गणना किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले पार्टिकुलर, फिर अमाउंट, सेल्स कंसिडरेशन ऑफ असेट, सेल्स कंसिडरेशन ऑफ असेट, सेल्स कंसिडरेशन ऑफ असेट, कोई भी संपत्ति की सेल वैल्यू कितनी होगी उसमें से उसको लिख दिया जाएगा। फिर उसमें से कुछ चीज़ें लेस की जाएंगी, घटाई जाएंगी। क्या क्या लेस की जाएंगी? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट, इंडेक्स INDE, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट्स। क्या है? इंडेक्स एक निकाला जाता है जिसमें से जो संपत्तियां जिस वर्ष खरीदी जाती है उनके हिसाब से उनकी वैल्यू निकाली जाती है, तो इसको लिखा जाएगा। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स्ड अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट किया गया है उसका भी इंडेक्स DEXD, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वो लिखा जाएगा। फिर ट्रांसफ़र, अगर कोई भी ट्रांसफ़र या सेल एक्सपेंस हुआ है तो ट्रांसफ़र और सेल एक्सपेंसेस अगर कुछ हुआ है तो वो घटा दिया जाएगा। फिर क्या घटा दिया जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या घटाया जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस, इन सभी को घटा दिया जाएगा। और इसके बाद कुछ डिडक्शन है या रिडक्शन बोल सकते हैं, या डिडक्शन, उनको भी घटा दिया जाएगा। क्या है? डिडक्शन क्या है? अंडर सेक्शन 54 हम शॉर्ट टर्म में भी देखते हैं, उसी तरह से इसमें भी 54, 54B, 54B, 54D, 54D, 54EC, 54EC, 54EE, 54EE, 54EF, 54GA, 54, यहाँ पे है 54, 54E, 54EE था। फिर 54F, क्या था? 54F, फिर 54GA, फिर 54GB। इतने रिडक्शन दिए होते हैं। इनमें से अगर कोई भी रिडक्शन दिया हुआ है तो उसे लिखा जाएगा। और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या मिल जाएगा? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
गेन या लॉस कुछ भी हमें मिल जाएगा, उसे हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, जो हम लोग कर मुक्त की बात किए जैसे 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, इन सभी को हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, किस धारा के तहत क्या छूट मिलती है। कर से मुक्ति पूंजी लाभ, पूंजी लाभ के अंतर्गत किन मदों को कर से मुक्त रखा गया है। कर मुक्त, कर से मुक्ति, कर से मुक्त, मुक्त पूंजी लाभ। कौन कौन से पूंजी लाभ है जिन्हें कर से मुक्त रखा गया है। पहला है यूनिट योजना। क्या है? यूनिट योजना, यूनिट योजना। 64 के हस्तांतरण, के हस्तांतरण, हस्तांतरण से पूंजी लाभ, पूंजी लाभ। ये किस में दिया गया है? 1033, धारा 10 का 33। सेकंड है सूचीबद्ध साधारण अंशों के हस्तांतरण पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ। लिस्टेड सूचीबद्ध, सूचीबद्ध साधारण अंशों, क्या है? साधारण अंशों, सूचीबद्ध साधारण अंशों के हस्तांतरण, के हस्तांतरण, 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 हस्तांतरण से पूंजी लाभ, पूंजी लाभ। ये कहाँ है? धारा 10 का सब सेक्शन क्या है? 36 है। क्या है? धारा 10 का सब सेक्शन 36। फिर क्या है? तीसरे में शहरी कृषि भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूंजी लाभ। शहरी कृषि, शहरी कृषि भूमि के, कृषि भूमि के अनिवार्य, शहरी कृषि भूमि के अनिवार्य, अनिवार्य क्या है? अनिवार्य, अनिवार्य अधिग्रहण पर पूंजी लाभ, अधिग्रहण पर पूंजी लाभ। ठीक है, किस पर? शहरी अगर कोई कृषि भूमि है उस पर अनिवार्य अधिग्रहण कर लिया जाता है, इसके तहत भी पूंजी लाभ यानी कि ये भी कर मुक्त होता है। ये किस में दिया गया है? ये भी धारा 10 का सब सेक्शन 37। चौथा क्या है? प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से दीर्घकालीन पूंजी लाभ। क्या है? प्रतिभूतियों के, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से, हस्तांतरण से दीर्घकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, पूंजी लाभ पर भी छूट है। किसके तहत? धारा 10 का सब सेक्शन 38 में कि किस पर छूट है? प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर छूट है। धारा 1037 में क्या है? शहरी भूमि पर अनिवार्य अधिग्रहण अगर कोई करता है उसका छूट किस पे है? धारा 1037 में है। और सूचीबद्ध साधारण अंशों के हस्तांतरण से अगर कोई पूंजी लाभ हो रहा है तो किस में है? धारा 1036।
अगर यूनिट योजना के तहत पूंजी का हस्तांतरण किया जाता है और उससे लाभ होता है तो किसमें दिया गया है, धारा 1033 के तहत इन्हें कर मुक्त किया गया है। विद्युत वितरण एवं, पांचवा क्या है, विद्युत वितरण एवं विद्युत वितरण व उत्पादन, विद्युत वितरण व उत्पादन करने वाले उपक्रम द्वारा संपत्तियों का हस्तांतरण ये किसमें दिया गया है, 10 का सबसेक्शन 41। फिर नेक्स्ट क्या है, आवासीय मकान के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घकालीन, छठवां है आवासीय मकान संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घकालीन पूंजी लाभ क्या है, पूंजी लाभ। ये कहाँ दिया हुआ है, धारा 54 में, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54 में। अगर कोई भी आवासीय मकान या संपत्ति है उसके हस्तांतरण से कोई अगर दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है तो वो भी कर मुक्त होगा। नेक्स्ट क्या है, धारा 54B, सातवां है धारा 54B। 54B क्या कहता है, शहरी कृषि भूमि की बिक्री, शहरी कृषि भूमि की बिक्री शहरी कृषि भूमि की बिक्री से अगर कोई भी से अल्पकालीन लाभ, अल्पकालीन या दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ अगर होता है वो क्या माना जाएगा, कर मुक्त। किसके तहत, धारा 54B के तहत वो भी कर मुक्त माना जाएगा। फिर क्या है, धारा 54EC क्या कहता है, औद्योगिक भूमि या भवन के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजी लाभ। क्या है, औद्योगिक भूमि या भवन के हस्तांतरण से पूंजी लाभ ये किसमें है, धारा 54EC। 9th नंबर, औद्योगिक भूमि या भवन का अगर कोई अनिवार्य अधिग्रहण होता है उससे अगर पूंजी लाभ होता है तो भी 54D के तहत वो भी कर मुक्त होगा। क्या होगा, औद्योगिक भूमि या भवन के अनिवार्य अधिग्रहण से पूंजी लाभ का मतलब है दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों पूंजी लाभ अगर होता है तो ये किसके अंतर्गत है, धारा 54D 54D के तहत ये क्या होता है,
कर मुक्त होता है। फिर क्या है, किसी आवासीय मकान संपत्ति के अतिरिक्त 10वां नंबर क्या है, किसी आवासीय मकान संपत्ति के अतिरिक्त मकान संपत्ति के अतिरिक्त किसी अन्य संपत्ति से अगर कोई भी दीर्घकालीन लाभ होता है, मकान संपत्ति के अतिरिक्त कोई दीर्घकालीन पूंजी लाभ ये भी कर मुक्त होगा धारा 54F के तहत। क्या होगा, कर मुक्त होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, आवासीय भूमि या भवन के से अगर कोई भी दीर्घकालीन लाभ होता है तो भी कर मुक्त होगा। क्या है, 11 आवासीय भूमि या भवन से दीर्घकालीन पूंजी लाभ इसके तहत है कर मुक्त। ये है धारा 54GB के तहत क्या होगा, कर मुक्त होगा। धारा 54G क्या कहता है, 54 क्या कहता है, शहरी क्षेत्र से और किसी औद्योगिक उपक्रम को शहरी क्षेत्रों से कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित करने पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरण पर पूंजी लाभ, स्थानांतरण पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ। क्या है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ ये किसके तहत कर मुक्त होगा, धारा 54G के तहत ये कर मुक्त होगा। अगर कोई भी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थानांतरित करते हैं, कहाँ, SEZ क्षेत्र में। 13 अगर किसी भी औद्योगिक उपक्रम को कहाँ स्थानांतरित करते हैं, SEZ क्षेत्र। कहाँ, SEZ क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को कहाँ, SEZ क्षेत्र में स्थानांतरित करने पर अगर कोई पूंजी लाभ होगा या दीर्घकालीन पूंजी लाभ, यानी पूंजी लाभ दीर्घकालीन या अल्पकालीन कोई भी हो पूंजी लाभ, ये किसके तहत, धारा 54GA के तहत ये क्या होता है, कर मुक्त होता है। कर मुक्त कौन कौन सी चीज़ें हैं, यूनिट योजना के तहत, यूनिट योजना 64 के हस्तांतरण से अगर कोई पूंजी लाभ होता है तो 10 सब सेक्शन 33 के तहत ये कर मुक्त होता है। सूचीबद्ध अगर साधारण समतांश से उसके हस्तांतरण से अगर कोई पूंजी लाभ होगा ये भी पूर्णतः कर मुक्त होते हैं। शहरी क्षेत्रों में जो कृषि भूमि होती है उनके अधिग्रहण से अगर कोई भी पूंजी लाभ होता है वो भी कर मुक्त होता है। प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से अगर कोई भी दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है वो भी कर मुक्त होता है। विद्युत वितरण एवं उत्पादन वाले कोई उपक्रम अपने संपत्तियों का हस्तांतरण करता है, धारा 10 सब सेक्शन 41 के तहत यह कर मुक्त होगा। और आवासीय मकान या संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण करता है या फिर हस्तांतरण करने से अगर कोई दीर्घकालीन लाभ होता है वो भी क्या कहलाएगा, कर मुक्त होगा। तथा शहरी क्षेत्रों में अगर कोई भी भूमि है
उसके बिक्री से पूंजी लाभ हो रहा है, चाहे दीर्घकालीन हो या अल्पकालीन हो, ये मायने नहीं रखता, तो क्या होगा, वो भी कर मुक्त होगा। औद्योगिक भूमि या भवन का हस्तांतरण करने से अगर कोई पूंजी लाभ होता है तो 54E के तहत क्या होगा, कर मुक्त होगा। अगर औद्योगिक भूमि या भवन का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किया जाता है तो 54D के तहत ये भी कर मुक्त होगा। किसी भी आवासीय मकान संपत्ति के अतिरिक्त कोई भी दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है तो 54F के तहत वो भी कर मुक्त होगा। और आवासीय भूमि या भवन की कोई भी दीर्घकालीन पूंजी लाभ हो तो वो भी कर मुक्त होगा, धारा 54G के तहत वो कर मुक्त होगा। औद्योगिक उपक्रम अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तांतरित करते हैं तो धारा 54 के तहत तो वो कर मुक्त होगा। और वही औद्योगिक उपक्रमों को अगर ऐसे ही क्षेत्र में हस्तांतरित करते हैं तो धारा 54G के तहत वो भी कर मुक्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य साधनों से आय पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।